सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग भाई। तो आपका स्वागत है एमबीबीएस बर्गर में। और आज के लिए नई वीडियो आई है, उसका टॉपिक होने वाला है प्यूरिन सिंथेसिस गाइस। और देखो यहाँ पर हम लोग प्यूरिन पायरिमिडिन सिंथेसिस के साथ साथ यहाँ पर 3 डिसीज जो होती है, गाउट, लेशनियान सिंड्रोम और एडी डेफिशिएंसी, उसके ऊपर भी बात करने लगते हैं। तो गाइस चालू करते हुए प्यूरिन सिंथेसिस। तो यार देखो, प्यूरिन सिंथेसिस एक बेहद ही आसान टॉपिक होता है और जनरली इसको थ्योरी में पूछा जाता है। इसके अंदर या तो डिसीज हो जाती है, मतलब आता है, हर साल आता है ये टॉपिक है, ठीक है। तो फिर उससे पहले सर प्यूरिन सिंथेसिस सर अगर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया, जैसे कि मान लीजिए सर 15 नंबर क्वेश्चन आ गया, तो हमें किस तरीके से अप्रोच करना उस प्यूरिन और पायरिमिडिन सिंथेसिस को, क्योंकि साथ में आएगा, प्यूरिन अकेला नहीं आता, पायरिमिडिन भी साथ में आता है। क्लियर है। तो गैस बिना देर करे चालू करते गैस। अब देखो यार, हमारे को अगर लिखना है तो उसे कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड से चालू करो, क्योंकि इससे आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा मतलब वो मिल जाएगा, कंटेंट मिल जाएगा जो आप लोग इंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर में। ठीक है। तो यार अगर हम लोग कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड से बात करते हैं, तो कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड में आता है नाइट्रोजनस बेस आता है, फॉस्फेट आता है, ये फॉस्फेट ग्रुप है, गलती से को लिख गया वो, ठीक है, ये ग्रुप नहीं है, फॉस्फेट ये होता है, ग्रुप होता है, ठीक है। और पेंटोज शुगर आता है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है सर, अगर हम लोग बेस प्लस पेंटोज शुगर को मिला देते हैं तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। और न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप को मिलाते हैं तो न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड भी हो सकता है अलग अलग टाइप के। अगर मान लो सर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच करा तो कौन सा न्यूक्लियोटाइड बनेगा, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। ठीक है, याद रखना न्यूक्लियोसाइड है ये, ठीक है। जैसे कि आप लोग इसका फुल फॉर्म लिख करके आना, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर 2 फॉस्फेट अटैच करोगे तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और 3 न्यूक्लियोफॉस्फेट अटैच करोगे तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट 81। क्लियर है गाइस। ओके। नेक्स्ट नाइट्रोजनस बेसिस है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब ये नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड में, हम उसकी बातें करने वाले हैं यहाँ पर। ओके सर। तो अगर हम नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें तो यहाँ पर 2 तरीके के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडिन। जो प्यूरिन होता है उसके अंदर आता है एडिनिन एंड ग्वानिन, और जो पिरिमिडिन होता है उसके अंदर आता है साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। ये वाली बात तो क्या मतलब जब आप 12th में तभी से आपको मालूम है, ठीक है, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। यहाँ सर प्यूरिन के अंदर एडिनिन ग्वानिन आता है, पिरिमिडिन के अंदर साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन आता है। यह मतलब एडिनिन ग्वानिन दोनों आरएनए डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वेर ग्वानिन यूरेसिल थाइमिन इज नॉट प्रेजेंट। मतलब इनमें से थाइमिन और यूरेसिल होते हैं। जो थाइमिन होता है वो डीएनए के अंदर होता है और यूरेसिल जो होता है वो आरएनए के अंदर होता है। ये वाली मालूम है। तो यही सब चीज़ों को लिखना है हमारे को वहाँ पर, है ना। पिरिमिडिन रिंग प्लस इमिडाजोल रिंग देखने के लिए मिलती है किसके अंदर सर, प्यूरिन के अंदर। और पिरिमिडिन रिंग तो खैर इसके अंदर ही देखने के लिए मिलेगी। अब मान लीजिए जो क्वेश्चन आया है, जैसे कि यहाँ पर हमारा मेन फोकस प्यूरिन सिंथेसिस के ऊपर होने वाला है, तो यहाँ पर पहले हम प्यूरिन रिंग को ही देखेंगे, ठीक है ना, फिर बाद में बात करेंगे। इसके अलावा सर माइनर प्यूरिन बेसिस भी कुछ होते हैं, ये आप लिख कर क्या हो, प्यूरिन का अगर क्वेश्चन आया नंबर अच्छे खासे मिलेंगे, ठीक है। ये बहुत छोटे अमाउंट में मिलते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर, और इनको हम लोग बोलते हैं हाइपोजेंथीन एंड जेंथीन। ये वाली बात नहीं है, तो इसको आप लोग याद रखना है कि कुछ माइनर प्यूरिन बेसिस होते हैं, मतलब जो कम अमाउंट में मिलते हैं, स्मॉल अमाउंट्स में मिलते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर, उन्हें क्या होता है, माइनर बेसिस बोलते हैं। और इनका नाम क्या होता है, हाइपोजेंथीन एंड जेंथीन। मतलब सीधी सी बात ये है कि सर हमारे नाइट्रोजन बेसिस में अभी तक पढ़े ATGC और U, इसके अलावा 2 और होते हैं प्यूरिन के अंदर। कौन कौन से, हाइपोजेंथीन एंड जेंथीन, जो देखने के लिए मिलते हैं बट कैसे, माइनर अमाउंट में, उन्हें क्या बोलते हैं, माइनर प्यूरिन बेसिस बोलते हैं। अब प्यूरिन रिंग को अगर हम लोग बनाना चाहें तो पिरिमिडिन रिंग प्लस इमिडाजोल, ये पिरिमिडिन रिंग है, ये इमिडाजोल रिंग है, और ये इस तरीके से बनती है। यहाँ पर मैंने जस्ट एक डायग्राम निकालो, अब चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे, तो प्यूरिन सिंथेसिस 2 तरीके से होता है, एक होता है डीनोवो सिंथेसिस, एक होता है सेल्वेज पाथवे से। क्लियर है। अब ये जो डीनोवो सिंथेसिस है, इसके अंदर हमारे को याद मालूम होनी चाहिए कौन सी चीज़ किससे बनती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जितने नाइट्रोजन, कार्बन वगैरह ये सब है, तो कौन कौन क्या क्या चीज़ बना रहा है, ठीक है। सर अगर मैं आपको सीधी तरीके से ट्रिक बताऊँ इसकी याद करने की, तो बहुत आसान है। अच्छी चीज़ जब आप अपने घर ऊपर देखते हो तो आसमान हवा होती है, तो यहाँ पर सबसे टॉप पर देखो, यहाँ सबसे टॉप पर क्या है कि कार्बन है, और ऊपर क्या होती है, हवा, तो यानी कि बनेगा रेस्पिरेटरी CO2 से। क्लियर है। ठीक से बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है। इतना सिंपल तरीके से याद हो गया। अगली चीज़ कि सर अब हमारे को मालूम है कि एक है चौगड़ी, सही एक है तिगड़ी जानते हैं, 3 जनों का ग्रुप, ये 4, 5, 7 का ग्रुप है, साथ में ही चलता है, ग्लाइसिन बनाता है इसको। कौन बनाता है, 4, 5, 7 का जो ग्रुप है वो कौन बनाता है, ग्लाइसिन बनाता है। तो ऐसे याद रखो सर, सबसे ऊपर क्या होती है, हवा होती है, तो 6 नंबर पर कौन सी आई है, रेस्पिरेटरी CO2। और 3 जनों की तिगड़ी है, 4, 5, 7 है उनका नाम, उसको कौन बनाता है, ग्लाइसिन बनाता है। क्लियर है। अब इसके अलावा देखो यहाँ पर जो दूसरे नंबर पर है उसको कौन बनाएगा, FTHF है। 8वें नंबर पर कौन बनाएगा, MTHF है। याद रखने का सिंपल सा तरीका है, 2 कोने हैं, ठीक है, 2 कोने हैं, और कैसे हैं, ऑलमोस्ट मतलब आमने सामने से, ऑलमोस्ट आमने सामने, एग्जैक्ट आमने सामने नहीं है, नहीं तो फिर आप आस्पेक्ट से मिक्स करोगे। पर याद कैसे रखोगे इसे कि दोनों कैसे आमने सामने वाले कोने हैं जिनके कार्बन हैं, तो उन कार्बन को कौन देगा, MTHF है और FTHF है। क्लियर है। इस तरीके से कि आमने सामने वाले कार्बन MTHF है, FTHF है। क्लियर है। अब आप है ना यहाँ पर यूज़ नहीं करना चाहो कोई दिक्कत नहीं, आप F मत यूज़ करो, यहाँ पर आप M मत यूज़ करो, कोई समस्या नहीं है एक बार के लिए, ठीक है। बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि आमने सामने वाले हैं MTHF है, FTHF है। और पहले नंबर का जो नाइट्रोजन है वो कौन देता है, एस्पार्टेट, पहले नंबर का जो नाइट्रोजन है वो कौन देता है, एस्पार्टेट देता है। पहले नंबर का जो नाइट्रोजन, ऐसे आपको पहले नंबर पर एस्पार,
पहले नंबर पर आर पार, पहली बार में आर पार अस्पार्टेट, ठीक है। तो पहले नंबर पर कौन आता है? अस्पार्टेट आता है, क्लियर है। और लास्ट बचे सर दोनों के बेस, ये देखो आप लोगों को दिख रहा होगा पिरिमिडीन का बेस, इमिडाजोलिन का बेस, दोनों के ही बेस कौन बनाता है सर? ग्लूटामीन। बोलो सर ग्लूटामीन, सर बोलो सर ग्लूटामीन, 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 क्लियर है। तो इस तरीके से अगर आप बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा, ये बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिख भी दिया आप लोगों के लिए, आप भी ऐसे करके लिख करके आ सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट अब बात करते हैं डी नोवो सिंथेसिस की है। यहाँ पर टोटल अगर हम लोग बात करें तो स्टेप 0 से चालू करता है, बहुत आसान तरीका होता है, इसको याद रखिएगा। सबसे पहले पीआरपीपी सिंथेसिस बना दो, पीआरपीपी सिंथेसिस से क्या बना दो? पीआरपीपी बना लो। वो सब पीआरपीपी बनाना है सबसे पहले, 0 स्टेप का काम क्या होता है? पीआरपीपी बनाना, ठीक है। और पीआरपीपी फुल फॉर्म याद रखना, फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट। तो हमारे पास पहला काम क्या होता है सर? पीआरपीपी बनाना। पीआरपीपी इज दी डोनेटेड प्रोडक्ट ऑफ राइबोस, मतलब बनता है राइबोस 5 फॉस्फेट से। तो कैसे बनता है राइबोस 5 फॉस्फेट में? जब हम एक एडीपी डाल देते हैं तो उससे क्या होता है? पीआरपीपी सिंथेसिस की वजह से पीआरपीपी और एडीपी बन जाता है, क्लियर है। अब सर इसे स्टेप 0 क्या बोला? क्योंकि ये जो पीआरपीपी का सिंथेसिस है दोनों में कॉमन होता है, प्यूरिन और पिरिमिडीन में, तो प्यूरिन के लिए स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए हमने डी नोवो सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन में से क्या बोला? स्टेप 0 बोला, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर, अब यहाँ पर अब चालू होती है असली रिएक्शन, ग्लूटामीन प्लस। अब एक रिएक्शन आपको याद रखनी, बाकी सारी हम याद करा देंगे। याद रखो ग्लूटामीन प्लस पीआरपीपी देता है 5 फॉस्फोराइबोसिल अमीन। बोलो सर ग्लूटामीन प्लस पीआरपीपी, बोलो सर ग्लूटामीन प्लस पीआरपीपी, आप बोलोगे जब ऐसे, ग्लूटामीन प्लस पीआरपीपी क्या देता है? 5 फॉस्फोराइबोसिल अमीन। क्या देता है? 5 फॉस्फोराइबोसिल अमीन। एंजाइम सभी करा दो आपको सारे, ठीक है। उससे क्या बनता है फिर आपका? ग्लाइसिन की और एडीपी की जब प्रेजेंस में बनता है घर, एडीपी याद रखना, एडीपी यहाँ पर यही है कैसा स्टेप है, इसका एडीपी निकल रहा है, बाकी सब क्या निकल रहा है? एडीपी कंज्यूम होगा भाई। तो इससे क्या बनता है? घर बन गया, घर बना लिया। अब घर को करना है फीचर्ड, तो फीचर्ड घर, तो घर से फीचर्ड घर, और यहाँ पर क्या जुड़ता है? MTHF जुड़ता है, N5N10 M THF। आप लोग दिन देखेंगे N5N10 याद रखो, N5N10 THF आकर के जुड़ता है, जो कि क्या बनता है? THF बन जाता है, क्लियर है। इतनी सी बात, थोड़ी सी ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बस इतना याद रखना है कि घर को फीचर घर बनाने के लिए N5N10 GH वो THF है, बोलो N5N10 THF को अपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है अपने घर को फीचर घर बनाने के लिए, तो F घर हो गया, क्लियर है। उस F घर के अंदर हमारे को क्या करना है? डीन, हमारे क्या चाहिए? डीन यानी कि प्रिंसिपल चाहिए, ठीक है। तो FG अमीडीन R, ठीक है। अब यार यहाँ पर क्या अंदर है कि ये जो FGAR है ना, इसमें क्या होता है? अमाइड होता है ये, और जो हमारे को यहाँ पर यूज़ करना है इसके अंदर अमीडीन यूज़ करना है ना। या फिर है ना कई यहाँ पर कई लोग होते हैं अमाइन भी लिखते हैं, तो कुछ भी यूज़ कर लो, बस यहाँ पर बस इतना अमाइड बंद करके आना, अमीडीन, या फिर आप लोग अमाइन भी लिख करके आ सकते हो, कोई समस्या नहीं। तो एडीपी से क्या बन जाएगा? एडीपी प्लस फॉस्फो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। अब उस घर को लिया है तो उसके अंदर हवा आनी चाहिए, तो एयर कैसी आनी चाहिए? एयर। अरे सादा एयर थोड़ा चाहिए, एसी की हवा चाहिए, तो एयर और एसी एयर। और जब तुम एयर से एसी एयर करोगे, ठीक है, एयर को तो एसी एयर करोगे, तो उसका काम क्या होता है? एसी का कार्बन डाइऑक्साइड को लेना। तो देखो एसी का क्या काम कर रहा है? एसी बंद कर रहा है जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है, क्लियर है। तो ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आती है, ठीक है। अब क्या होता है फिर क्या बनता है? अब हमने ले लिया, तो हमें ले ली कार, कंपनी का नाम है साई, तो बोलो साई कार, बोलो क्या बनेगी? साई कार। तो हमने ले ली साई कार एस्पार्टिक एसिड का यूज़ करके, याद रखो हमने पैसे नहीं दिए, हमने क्या दिया? एस्पार्टिक एसिड दिया, उससे क्या मिल गया हमारे को? साई कार मिल गई। फिर हमने फ्यूमेरिक एसिड को बाहर निकाला, तो उससे मिल गया हमारे को AI कार। क्या मिल गई सर? AI कार मिल गई, क्लियर है। हमने फ्यूमेरिक एसिड को बाहर निकाला तो क्या मिल गई हमारे को? AI कार मिल गई। क्या मिल गई सर? AI कार, ठीक है। अब AI कार के बाद अब शो ऑफ करना है, तो हाई फाई 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 कार ऐसे करके, ठीक है। तो क्या मिल गया हमारे को? 5 कार मिल गई, उससे क्या बनेगा? IMP इन्होंने, और फिर क्या बन जाएगा? EMP। तो इतनी आसान सी ट्रिक है। घर खरीदा, उसे फीचर्ड कराया, फीचर्ड कराने के बाद क्या करा? उसके अंदर डीन चाहिए, तो FG अमीन R, ठीक है। उसके अंदर चाहिए हवा, हवा के एयर पर कैसी हवा चाहिए? AC की, वो कैसे है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करा के, तो क्या बन गई? AC एयर बन गई। और उसके बाद क्या खरीदोगे? एकदम मॉडर्न देखने के लिए साई कार, साई कंपनी की कार। उस साई कंपनी की कार में भी क्या कराया हमने? फ्यूमरिक एसिड, मतलब उसके फ्यूमरिक एसिड को बाहर निकाल दिया। उससे क्या कर दिया हमने? फ्यूमरिक एसिड को बाहर निकाल दिया, तो हमारे को मिल गई AI कार। और AI कार को हम लोगों ने क्या करा? शो ऑफ के लिए यूज़ करा 5 कार, और 5 कार से क्या बना? IMP, और IMP से बन गया EMP, ठीक है। और IMP से भाई AMP के अलावा आप चाहो तो IMP से XMP बना करके जेंथर मोनोफॉस्फेट इसे आप बना सकते हो GMP, ठीक है। इसका जो एक वो जो है जो इमेज है इसकी अच्छी खासी, वासुदेवन की जो इमेज है वो मैं आपको विद एंजाइम्स जो है, मेरा यहाँ पर मेन फोकस था कि आपको किसी तरीके से प्यूरिन के पहले सारे मेटाबोलाइट्स याद करा दूँ, ठीक है। वो मैंने याद करा दी। अब मैं इसका क्या करूँगा? PDF बना करके आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन चेक करें, उसके अंदर मैं इसका जो कंप्लीट एक जो वो है जो इमेज है वो करा दूँगा। और नहीं तो यार अब अगर आप पढ़ रहे हो इतना, तो आपके पास एटलीस्ट बुक्स वगैरह होगी, या आपके पास अदर सोर्सेज होंगे, ठीक है। तो बुक्स वगैरह आप डाउनलोड करो, वहाँ से भी आप देख सकते हो इसके अंदर के सारे में। मेरा मेन मोटो क्या था सर? याद कराना, और याद मैंने आपको करा दिया है। और इससे अच्छा आपको कोई याद नहीं कराएगा पूरे यूट्यूब पर कि सर घर लिया, उसको फीचर कराया, F घर किसकी वजह से कराया? N5N10 की वजह से कराया, N5N10 THF, ठीक है। किसकी वजह से कराया? THF की वजह से, N5N10 THF की वजह से कराया। उस घर को अंदर क्या कराया? डीन चाहिए, तो क्या लेकर के आया? FG अमीडीन R,
ठीक है। फिर हमारे को क्या चाहिए वहाँ पर, हवा चाहिए, एसी की हवा चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्ब करा दो। साई कार, फाई कार, साई कार, ए आई कार और फाई कार, मतलब साई कार से फ्यूमिक एसिड निकालोगे तो क्या बन जाए, ए आई कार, फिर नहीं फाई कार। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं सेल्वेज पाथवे के ऊपर। अब देखो सेल्वेज पाथवे जो होता है, वैसे मैं आपको ये चलता हूँ, मेनली एग्जामिनर का फोकस कहाँ रहेगा, ये बात आप लोग अगर जान गए ना तो आपके लिए तो आसान हो जाता है इस वाले स्टेप पर। आप लोग इस वाले स्टेप को कैसे लिख रहे हो, इन वाले स्टेप्स को और इन वाले स्टेप्स को, तो इसके अंदर क्वेश्चन ढूंढना। और इसके लिए मैंने यहाँ पर देखो नीचे की तरफ ये जो है ना, यही है वो वाले स्टेप्स, ठीक है, ये मैंने आपको नीचे दे दिए हैं। अभी मैं इसको समझा दूंगा ताकि आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ जाएगी। बट अभी सेल्वेज पाथवे देखो, जो सेल्वेज पाथवे होते हैं वो डिग्रेडेड न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। ठीक, अभी क्या होता है डिग्रेडेड न्यूक्लियोटाइड, क्या सर क्या बोलना चाह रहे, प्यूरिन वगैरह क्या है, कुछ समझ नहीं है। देखो मैं समझाता हूँ। देखो सीधी बात है, यहाँ पर अगर हम लोगों ने जीएमपी बनाया तो जीएमपी का मतलब है ग्वानिन मोनोफॉस्फेट, या मोनोफॉस्फेट लग गया तो न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पर, यानी कि हम लोग न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है मोनो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। तो अगर मोनो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस क्वेश्चन आ गया तो अभी वाली बात मालूम होनी चाहिए कि हम लोगों ने जो बनाया वही तो मोनो न्यूक्लियोटाइड है। सही बात है या नहीं है? तो हमने जो बनाया वो क्या है, मोनो न्यूक्लियोटाइड है। ओके, अब वैसे मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड है। क्लियर है। तो अगर सेल्वेज पाथवे से हमारे को क्या मिल रहा है, डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, हमें क्या मिलते हैं, डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। उन डिग्रेडेड प्रोडक्ट से हम लोग प्यूरिन्स को निकालते हैं। क्या निकालते हैं, प्यूरिन्स को। अब क्या निकालते हैं, नाइट्रोजन बेसिस को। हम बोल रहे हैं एक तरफ सेल्वेज पाथवे से प्यूरिन का सिंथेसिस होता, तो एक्चुअली थोड़ा सा मिसनोमर टाइप साउंड करता है, बट एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को मोनोफॉस्फेट बनाना होता है फ्रॉम दैट प्यूरिन जो हमने एक्सट्रैक्ट करें। अब सर ये डिग्रेडेड प्रोडक्ट कहाँ से आए, मान लीजिए कि आपकी सेल में कोई भी तरीके का फॉरेन बॉडी या फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटर करा, उस फॉरेन ऑर्गेनिज्म को लाइसोसोम ने डाइजेस्ट करके जो इंपॉर्टेंट कुछ बेसिस थे जो उसे इंपॉर्टेंट लगे वो उसने बॉडी के साइटोप्लाज्म के अंदर डाल दिए। उस साइटोप्लाज्म को कौन कंज्यूम करेगी, सेल, और क्या बना लेगी, सेल्वेज पाथवे के थ्रू मोनोफॉस्फेट वगैरह। तो यही सब चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर अपन थोड़ा सा भी इसको देखें अच्छे से, तो यहाँ पर ये वाली चीज़ देखो कि फॉर्मेशन ऑफ प्यूरिन फ्रॉम डिग्रेडेड न्यूक्लियोटाइड्स, कि आप प्यूरिन का सिंथेसिस कर रहे हो फ्रॉम डिग्रेडेड न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब न्यूक्लियोटाइड को डिग्रेड करके। डिग्रेड समझ में आ गया क्या होता है, लाइसोसोम की वजह से जो हुए। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड को एक्सट्रैक्ट करके वहाँ से प्यूरिन में से, मतलब उनमें से प्यूरिन को एक्सट्रैक्ट करा, उनको सेल्ड करके हमने क्या बना लिया, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट बना लिया। ठीक है, क्या बना लिया सर हमने, मोनोफॉस्फेट बना लिया। तो ये क्या था, आप लोग जो पढ़ रहे होता न्यूक्लियोटाइड जो मोनोफॉस्फेट वाला था। ठीक है, यहाँ पर क्या बना आपने, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। और देखो एक चीज़ और, न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट कुछ नहीं होता, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट होता है। न्यूक्लियोटाइड का मोनोफॉस्फेट होता है, न्यूक्लियोटाइड का मोनोफॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, इसमें अंतर है। न्यूक्लियोटाइड का मोनोफॉस्फेट का मतलब हुआ कि मोनोफॉस्फेट वाला न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, इस तरीके मोनो, मतलब ऐसे समझो कि आपको न्यूक्लियोटाइड के अंदर कन्वर्जन बताए थे मैंने, जब आपको याद होगा न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियो, हाँ तो बस वही वाली चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा था, मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो यही चीज़ है, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट यहाँ पर हमारा बनाने का टास्क मेजरली है। अब वो कैसे बनेगा सर, ये देखो एडेनिन को मिलाओ पीआरपीपी के साथ, मेल मिलाप करा दिया, एएमपी बना लो। कैसे बना लोगे, एपीआरटीएस एंजाइम की मदद से, एपीआरटीएस एंजाइम। ठीक है, ग्वानिन को बनाओ पीआरपीपी के साथ, क्या बना लोगे, एचजीपीआरटीएस की मदद से जीएमपी बना लो। और एचजीपीआरटीएस को याद रखना। ठीक है, आगे आता है। अब सर आप कैसे फुल फॉर्म तो बताओ, तो देखो फुल फॉर्म वैसे बताना कुछ नहीं है। ठीक है, बट मैंने क्या है इसको आपको आपके लिए लिख कर दिया, तो मैं आपको बता देता हूँ। एडेनिन जो होता है, एपीआरटीएस की जो फुल फॉर्म है, जो इसकी फुल फॉर्म होगी एडेनिन, देखो सुनो ऐसे करके देखो, एडेनिन, ए से एडेनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। क्लियर है, तो ये इसकी एडेनिन की हो जाएगी। अब ऐसे ही अगर आप लोगों को समझ आया तो आप लोग एक बार एचजीपीआरटीएस की खुद कमेंट करो, या आपको ढूंढ करके निकालो। वैसे मैं इसको जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर प्रोवाइड करा दूँगा एचजीपीआरटीएस की फुल फॉर्म। क्लियर, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर अगली वाली जो रिएक्शन है थोड़ी इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान से देखो। यहाँ पर हमने आईएमपी बना लिया। अब ये जो आईएमपी बना है यहाँ पर आप देखो, आईएमपी से क्या कर रहे हैं हम लोग, एएमपी और एक्सएमपी बना रहे हैं। क्लियर है, आईएमपी से एएमपी बनाने का सिंपल सा तरीका, ये वाली एग्जैक्ट रिएक्शन आपको याद रखनी है। एस्पार्टेट कंज्यूम होता है, फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है, जीडीपी कंज्यूम होकर के जीडीपी के अंदर जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या देता है, एडिनोसक्सीनेज बाहर कर देता है। क्या बाहर कर देता है, एडिनोसक्सीनेज बाहर कर देता है। ठीक है, फिर आता है आपके पास आईएमपी से एक्सएमपी बनाने के लिए आईएमपी डिहाइड्रोजनेज होता है, एनएडी से एनएडीएच2 बनता है। और इस एक्सएमपी से जीएमपी बनाने के लिए हमारे को फर्दर क्या लगता है, अमाइडो ट्रांसफरेज एंजाइम। यहाँ पर क्या लग रहा था, एडिनोसक्सीनेज। देखो इस वाले स्टेप में, इस वाले जो स्टेप है इसमें क्या लग रहा था हमारे को, एडिनोसक्सीनेज। यहाँ पर क्या लग रहा है, अमाइडो ट्रांसफरेज एंजाइम लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, ग्लूटामीन कन्वर्ट होता है ग्लूटामेट के अंदर। किसके अंदर, ग्लूटामेट के अंदर जाता है, एटीपी से क्या बनता है, एएमपी बनता है। क्लियर है, अब अंतर क्या चीज़ है सर, याद तो रहेगा नहीं, अभी याद आसानी से रहेगा। बोलो आईएमपी से एएमपी बनाने में हुआ सक्सेशन, आईएमपी से एएमपी बनाने में सक्सेशन, एडिनोसक्सीनेज खत्म। ठीक है, और इसको तो याद रखना पड़ेगा, एएमपी डिहाइड्रोजनेज, और जब भी डिहाइड्रोजन एनएडी को बाहर कर दो, एनएडीएच पहले से एनएडीएच2 बना लो। ठीक है, तो आईएमसी मोनोफॉस्फेट एनएडीएच2। ठीक है, और देखो जिसके नाम के पहले डिहाइड्रोजनेज होता है ना, जनरली उसके उसी नाम पे अगर वो रिएक्शन चालू होता है, एनएडी से एनएडीएच2 बनता है। मतलब जैसे कि अगर आप चेक करोगे तो आईएमपी डिहाइड्रोजनेज, तो आईएमपी से कोई जो भी प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, वो कैसे बनेगा, एनएडीएच2 बन करके, मतलब पहले एनएडीएच2 बनेगा तब जा करके वो प्रोडक्ट बन पाएगा। क्लियर है, ये वाली बात कहना चाह रहा हूँ, सिंपल।
ओके, अब इसके कुछ इनहिबिटर्स होते हैं जो कि आपको एज इट इज़ याद रख लेने, मरकैप्टोप्यूरिन, मिथोट्रिक्सेट और एजासेरिन, ठीक है। ओके सर, फिर इनके काम देख लो एक बार। मरकैप्टोप्यूरिन का काम क्या होता है, आईएमपी को सक्सेशन में नहीं आने देगा, तो एमपी नहीं बनेगा और ना जीएमपी बन पाएगा, ठीक है। तो ना तो आईएमपी को से एएमपी बनाने देगा, ना ही जीएमपी बनाने देगा। मिथोट्रिक्सेट का काम क्या होता है, टीएचएफ एक्टिविटी को रोकता है, और हम लोगों ने याद करा था, आपको बताया था, ठीक है। फीचर्ड कराने के लिए टीएचएफ चाहिए होता है, याद है, ओके। और फिर आता है एजासेरिन। एजासेरिन क्या होता है, ग्लूटामिन एंटागोनिस्ट। अभी तो ग्लूटामिन का काम पढ़ के आ रहे हो तुम, देखो एक्सएमपी से जीएमपी बनाने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो वहाँ पर उसको एक्टिविटी को रोकता है एजासेरिन। अब आता है सर डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन कैसे होता है सर, डिग्रेडेशन करते हैं सर यूरिक एसिड का। तो डिग्रेडेशन करने के लिए हमारे को चाहिए एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, क्या चाहिए, उससे क्या बन जाएगा, फिर क्या बनेगा, आयोनोसिन। देखो सिंपल सा तरीका बताते हैं आपको उस करने का, याद से सिंपल सा तरीका ये है, आपको एएमपी से चालू करनी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट से, उससे बनाना है आयोनोसिन मोनोफॉस्फेट, उससे बनाना है आयोनोसिन, ठीक है। अब कई बच्चे में क्या करते हैं, डायरेक्ट एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट से आयोनोसिन मोनोफॉस्फेट बनाने की जगह पहले एडिनोसिन बनाते हैं वो। तो यार ये भाई आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको एंजाइम वगैरह आया तो मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा आसान यही है, क्योंकि एग्जामिनर के जो दिमाग में है पहले उसे लिखो। तो एग्जामिनर के दिमाग में क्या होता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट से आयोनोसिन मोनोफॉस्फेट, क्लियर है। फिर आप कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट से आयोनोसिन मोनोफॉस्फेट से फिर आयोनोसिन बनेगा, और आयोनोसिन से क्या बनता है फिर तो मालूम है, ये हाइपोजेंथीन, जेंथीन। अब ये वाली बात याद रखना, आपको एंजाइम भी आपने पढ़ा होता है एक बार, कोई जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम आता है जिसे एलोप्यूरिनॉल इनहिबिट करता है। अगर आप लोग एक बार मेरा लेक्चर जाकर के देखोगे, जो मैंने आपको वहाँ पर पढ़ाया गाउट, जो अच्छी तरीके से वहाँ पर मैंने एलोप्यूरिनॉल बताई थी अच्छी तरीके से, इनहिबिटर्स ऑफ दी एंजाइम्स के अंदर। मैं इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा, एक बार आप उसे जाकर के देखो, क्लियर है। तो आपको आसानी होगी इसे समझने में, ठीक है। और वैसे अगर आप डालोगे भी कोई दिक्कत कहीं नहीं आएगी, आप लोग डालें इनहिबिटर्स ऑफ द एंजाइम बाय एमबीबीएस बर्गर, तो आपको देखने के लिए मिल जाएगी आराम से, ठीक है। कहीं पुरानी वीडियो तो ओल्ड वेस्ट भी जाकर के आप सर्च कर सकते हैं, क्लियर है। तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट से क्या बनेगा, याद रखना पड़ेगा, एएमपी से आईएमपी, आईएमपी से आयोनोसिन, बोलो एएमपी से आईएमपी, आईएमपी से आयोनोसिन। फिर तो हमें आता है ये आयोनोसिन से बन जाएगा हाइपोजेंथीन, जेंथीन, और फिर क्या बन जाएगा यूरिक एसिड। ये तो मैंने उस टाइम भी बताया था कि जब भी हाइपोजेंथीन, जेंथीन, जेंथीन से यूरिक एसिड, हमेशा एक एंजाइम चाहिए, जेंथीन ऑक्सीडेज, क्या चाहिए, H2O को H2O में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और फिर यूरिक एसिड बन गया, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्रेडेशन ऑफ द प्यूरिन। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग, डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन बोलते हैं, क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है सर पिरिमिडीन सिंथेसिस। सर प्यूरिन खत्म, बिल्कुल खत्म। पिरिमिडीन का डीनोवो सिंथेसिस चेक करो सर। पिरिमिडीन का जो होता है वो H3- से चालू होता है, ग्लूटामिन से ग्लूटामेट बनता है, एटीपी से एडीपी बनता है, 2 एटीपी कंज्यूम होते हैं, उससे बनता है कार्बामोइल फॉस्फेट, ठीक है। क्या बनता है सर, कार्बामोइल फॉस्फेट बनता है, क्लियर है, कार्बामोइल फॉस्फेट, ओके। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन जो आता है उसकी बात करते हैं। यार कार्बामोइल फॉस्फेट कहीं और भी आता है, यूरिया साइकिल में भी आता है। जब तुम एग्जाम देने जाते हो तो तुम्हें लगता है कि यार हम तो भूल गए इसको, भाई एक्चुअली तुम भूले नहीं हो, कार्बामोइल फॉस्फेट यहाँ पर भी हो वहाँ पर भी है, ठीक है। तो कन्फ्यूज हो दोनों उधर, भाई ये कार्बामोइल फॉस्फेट इधर भी उधर भी था, ठीक है। नेक्स्ट, और ये ऑलमोस्ट है ना एक जैसी ही रिएक्शन है, यहाँ पर कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज एंजाइम ही लगता है, ठीक है। ये एग्जैक्ट सेम है, ये एग्जैक्ट यूरिया साइकिल एग्जैक्ट सेम रिएक्शन है जो पहले यहाँ पर। और उसके बाद तो फिर तो एकदम आसान है, कार्बामोइल फॉस्फेट को मिल गई सलाह कि बेटा तुम पढ़ो सीए और बन जाओ सीए, ठीक है। तो बोलो किसने दी वो सलाह, स्पार्टेट ने। बोलो कार्बामोइल फॉस्फेट को मिली सलाह सीए बनने की, ठीक है। किसने दी, स्पार्टेट ने, बन गया वो सीए। सीए ने क्या करा सर, सीए ने फ़ोन लगाया डीएचओ को, किसको फ़ोन लगाया, डीएचओ को, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे करके कुछ भी, ठीक है, डीएचओ को, ठीक है। तो अब डाईहाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लियर है। उससे क्या बन जाएगा, उससे क्या बोला, ओए ओम पांडे यू मेड प्राउड, ठीक है। ओए ओम पांडे यू मेड प्राउड, क्या बोला सर, ओ ए ओए 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 ओम पांडे, ओ ओम पी ओ एम पी ओ एम पी, ठीक है। प्रोटीन मोनोफॉस्फेट यू मेड प्राउड, ठीक है, यू एम पी, और फिर यू एम पी बन गया तो यूरिक मोनोफॉस्फेट बन गया। तो अब तो डाई फॉस्फेट, ट्राई फॉस्फेट, और चाहो तो जीटीपी भी, ग्लूटामेट को ग्लूटामिन को ऐड करके, ठीक है, अमोनिया वगैरह डाल करके हम आपसे बना सकते हो, क्लियर है। तो बोलो पहले इतनी बात समझ आई नहीं आई। H3- से कार्बामोइल फॉस्फेट ना, कार्बामोइल फॉस्फेट सीए, कार्बामोइल सलाह किसने दी थी, स्पार्टेट ने। सीए बना, सीए से उसने फोन लगा डीएचए को, ओ ए यू ओ ए ओ एम पी ओम पांडे, ठीक है, ओ एम पी यू मेड मी प्राउड, यू मेड प्राउड, ऐसे करके यू मेड प्राउड, यू एम पी यूडीपी यूटीपी सीटीपी, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर जो होता है, और आपको जो यहाँ पर रिएक्शन लिख रही हो एज इट इज़ याद करो, पर पहले उससे पहले क्या याद रखना है कि सर प्लीज सबस्ट्रेट याद हो, क्योंकि सबस्ट्रेट याद होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आती है दूर दूर तक, क्लियर है। और ये देखो ये पिरिमिडीन का डायग्राम है, और इसके बाद हमारे को यहाँ पर याद रखना होता है कौन कौन, हाँ डबल बॉन्ड वगैरह नहीं लगाएं, ठीक है, वो आप लोग लगा लेना क्योंकि आपको पहले ही दिया हुआ है। चलो मैं लगा देता हूँ, ये और ये, ठीक है। अरे चलो, हाँ। तो अब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि अगर हम शुरू 2 छोड़ देंगे, एंड के इधर की तरफ के 2 छोड़ दें, तो बाकी सारे किसके, स्पार्टिक एसिड के, 2 वाले किसके, कार्बामोइल फॉस्फेट, क्लियर है। चलो ठीक है। अब यहाँ पर 3 डिसीजेज हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, गाउट, लेशनिहान, और एक और है आपकी एडी डेफिशिएंसी, ठीक है। अब गाउट क्या होता है, हाइपर यूरिसीमिया की वजह से होता है, काफ़ी बार बताई भी हुई है, यहाँ पर थोड़ी सी और डिटेल है।
तो उसे देखो, अब इतनी ही डिटेल है बस फर्स्ट ईयर के अंदर, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं है। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो आपको चालू कैसे करना है, वो ये चीज़ लिखने का तरीका बताया कुछ देर से। गाउट इज अ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल रिजल्टिंग इन इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू अर्थराइटिस। सर गाउट की अर्थराइटिस के बारे में सुना है, जिसके जिसमें क्या है यूरिक एसिड क्रिस्टल जमा होने लगता है और अर्थराइटिस होता है। तो बस एज इट इज जो आपको मालूम है एज इट इज लाइन लिखनी है। मैंने कुछ इसमें अपने मन से तो कुछ लिखा नहीं, ये तो सब आपको मालूम है ये। ओके सर, उसके बाद क्या होता है, जनरली डिपॉजिटेड इन द कूलर एंड डिस्टल एरिया ऑफ द बॉडी टू कॉज टोफाई। ये देखो टोफाई का मतलब थोड़ा बहुत हर जगह नहीं होता है, जैसे मोनोसोडियम क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड वगैरह सब लोग अलग अलग तरीके से लेते हैं, बट अब तक समझ लो कि बल्क मासेस को समझ लो, बल्क मासेस ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। यूरिक एसिड क्रिस्टल के थोड़े बड़े बड़े मास जो डिपॉजिट हो जाते हैं कहाँ पर, बेसिकली फर्स्ट टो में डिपॉजिट होते हैं, कूलर एरियाज बोला जा रहा है, कूलर एंड डिस्टल एरियाज, ठीक है। तो वहाँ पर जब ये डिपोजिशन देखने के लिए मिलता है तब क्या बोलते हैं, उसे टॉफाई बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बोलते हैं इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड में कॉज द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल लीडिंग टू यूटीआई ब्लॉकेज। अगर मान लीजिए सर यूरिक एसिड का, देखो यूरिक एसिड होता है, आप लोगों ने अगर 11th क्लास में एक्सक्रीशन का चैप्टर पढ़ा है तो उसके अंदर आपको मालूम होना चाहिए, वहाँ पर यूरिक एसिड बताया था कि जनरली पेस्ट के फॉर्म में आता है, तो ना काफ़ी हद तक सॉलिड सेमी सॉलिड की तरफ होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यूरिक एसिड भी अगर ज़्यादा बाहर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसके क्रिस्टल्स जमा होंगे, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, जिसकी वजह से यूटीआई और ब्लॉकेज हो सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड ब्लॉकेज। क्लियर है। अब गाउट दो तरीके का होता है, प्राइमरी गाउट और सेकेंडरी गाउट। अभी प्राइमरी गाउट जो होता है 10% केसेस में होता है इडियोपैथिक होता है, ठीक है। क्या होता है, इडियोपैथिक। तो इसकी कुछ कॉजेज हैं, जैसे कि एबनॉर्मल 5-फॉस्फोराइबोसिल अमाइडो ट्रांसफरेज डेफिशिएंसी, और भैया है ना, जिसके क्या होता है, मतलब इसकी इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इससे सिक्रीशन होता है, प्यूरिन बढ़ जाता है, ठीक है। बोलो क्या 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 एंजाइम है सर ये, 5-फॉस्फोराइबोसिल अमाइडो ट्रांसफरेज, 5-फॉस्फोराइबोसिल अमाइडो ट्रांसफरेज। क्लियर है। बोलो क्या होता है सर, 5-फॉस्फोराइबोसिल अमाइडो ट्रांसफरेज, ठीक है। हो गया। आप लोग इसे 2-3 बार बोलोगे तो आपको ये एंजाइम एज इट इज याद हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम है, आप लोग ध्यान से याद करना, और मतलब मुझे उम्मीद है आप कर लोगे, ठीक है। इसे आप ऐसे याद रख सकते हो, प्राट, बोलो सर प्राट, प्राट का इंक्रीज होता है, प्राट इंक्रीज, प्राट का नॉर्मलिटी आ जाती है, प्राट, PRAT। आप कैसे बोलो सर, फॉस्फो राइबोसिल अमाइडो ट्रांसफरेज। क्लियर है। तो प्राट PRAT। क्लियर है। कैसे करके इंक्रीज PRPP सिंथेज, ठीक है। PRPP सिंथेज का अमाउंट बढ़ जाना, डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स ऑफ सेल्वेज पाथवे, सेल्वेज पाथवे के एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो जाना, ठीक है। तो इसके एडिनोसिन वगैरह मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। तो उससे दिक्कत आ सकती है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डेफिशिएंसी हो जाना, ठीक है। फॉस्फेटेज, अच्छा ये तो कहीं हमने सुना हुआ है, वॉन गिरिक्स डिसीज, और आपको उस टाइम बताया था हाइपरयूरिसीमिया होता है। क्लियर है। तो उस टाइम बताया मैंने किस तरीके से होता है, तो आप एक बार जाकर के वाली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट अब आता है सेकेंडरी गाउट, ड्यू टू एनहेंस्ड टर्नओवर सीन इन मैलिग्नेंसी। सेकेंडरी गाउट जो होता है वो एनहेंस्ड मतलब ज़्यादा सिक्रीशन की वजह से होता है, जो मैलिग्नेंसी के अंदर होता है, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, पॉलीसाइथेमिया, इस सब के अंदर होता है, ठीक है। रिड्यूस एक्सक्रीशन रेट रीनल फेलियर के अंदर भी होता है, मतलब वाले रीनल फेलियर हो रहा है तो इसके यूरिक एसिड में कन्वर्ट होने लगता है, तो फिर वहाँ पर भी गाउटी आर्थराइटिस देखने के लिए मिलता है। क्लियर है। अब ये बहुत सुंदर डायग्राम है, ये अगर आप डायग्राम निकाल करके आते हो तो एग्जामिनर आपको भाग करके नंबर देखो, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग इसे आराम से देख सको, ठीक है। तो आप चाहो तो देखो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो एक बारी, कि इसका लोकेशन ऑफ द गाउट जो होता है उसके अंदर देखो आप स्क्रीनशॉट निकालो इसका। तो ये वाला जो डायग्राम है ये आपको वासुदेवन के अंदर भी देखने के लिए मिल जाएगा, पर ये दो डायग्राम्स का एक मिक्सचर करके मैंने इसे बनाया है बेसिकली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोकेशन ऑफ द गाउट बताई गई येलो से। आपको एज इट इस डायग्राम को याद रखना, मोस्ट कॉमन साइड जैसे मैंने आपको उस टाइम बताया था कि टो होती है, ठीक है। और इसके बाद फिर ट्रीटमेंट बताया गया, प्यूरिन से यूरिक एसिड, एलोप्यूरिनॉल, जेंदिन ऑक्सीडेज, पोटेंट इनहिबिटर, एलोजेंथीन, सब चीज़ बता रखी है। आप एक बार जाकर के उस वाली वीडियो को देखो ताकि आप लोगों को आसानी से मालूम पड़ जाएगा, और एलोप्यूरिनॉल के बारे में आप लिख भी सकते हो वहाँ पर अच्छा खासा, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूरिकेज एंजाइम, ठीक है। यूरिक एसिड से क्रिस्टल जो डिपॉजिट होंगे टिश्यू में उसके लिए क्या चाहिए, यूरिक एसिड, यूरिकेज एंजाइम चाहिए होता है। क्लियर है। जो ब्रेक डाउन करता है और यूरिक एसिड को। ओके, इसके बाद क्या बनता है सर, क्रिस्टल्स को डिपॉजिट करा रहे गाउट में, तो एनसेट्स, कॉल्चीन, ये कॉल्चीन है, ये एक बार ये ना, ये आपको लग सकता है कुछ और है, कॉल्चीन है ये, ठीक है। तो ये कॉल्चीन होता है, ठीक है। ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। क्लियर है। ये कॉल्चीन है, ये आप ध्यान से देखो, कॉल्चीन। क्लियर है। नेक्स्ट आता है लेश निहान सिंड्रोम, और फिर एडी डेफिशिएंसी, और आपका जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। बस इसके अंदर एक और होता है ओरोटिक एसिड यूरिया, वो जनरली नहीं पूछते हैं, बट ये आजकल देख रहा हूँ कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये भी क्वेश्चन का ट्रेंड बन रहा है, तो इसका एक शॉर्ट बना करके डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो आप लोग को आसानी रहेगी उसको करने के लिए। तो लेश निहान सिंड्रोम बहुत ही आसान सिंड्रोम होता है, इसके अंदर कुछ नहीं करना, आपको जितना लिखना एक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिसऑर्डर, बस इतनी बात याद है, आपको क्वेश्चन हो जाएगा। और प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब कुछ नहीं है, GPRD एंजाइम उस टाइम याद कराया था, उसकी डेफिशिएंसी होगी। इसके अंदर एक शब्द याद रखो, सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर, ठीक है। करेक्टराइज बाई सेल्फ म्यूटिलेशन या सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर। क्लियर है। इसके अंदर PRPP एक्यूमुलेट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है सर, PRPP एक्यूमुलेशन देखने के लिए मिलता है, सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर होता है, ठीक है। और इसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन भी होता है। क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है। इसके बाद आता है हाइपोयूरिसीमिया, ADA डेफिशिएंसी। ओके, ADA डेफिशिएंसी के अंदर सिंपल सी बात है, एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम होता है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाता है, इसका स्टॉप हो जाता है फॉर्मेशन, बस इतना है। और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना है कि एज लिम्फोसाइट जो होते हैं ये जनरली कंटेन करते हैं यूरिक एसिड को, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको यूरिक एसिड ब्लड के अंदर कम मिल रहा है तो आप एक बार टेस्ट कराओ कि लिम्फोसाइट्स का नंबर तो नहीं गिर गया। क्लियर है। तो बस ये हाइपोयूरिसीमिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि लिम्फोसाइट का नंबर चेक कर सकें कि ये प्रॉपर है या नहीं है। क्लियर है। तो गाइस
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, थैंक यू यार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, लाइक शेयर और चैनल कर देना सब्सक्राइब। चलो यार, बाय।